हेलो दोस्तों, जब कोर्ट रूम में न्यायाधीश एंटर होते हैं तो उनके सम्मान में कोर्ट रूम में मौजूद जितने भी लोग हैं वो खड़े होते हैं। पर आज से 47 साल पहले एक शख्स एंटर हुआ था कोर्ट रूम में जिसके सम्मान में सभी लोग खड़े हुए थे। वो कोई वकील नहीं था, उसे कटघरे में खड़े करके उसकी सुनवाई होनी थी। कौन था वो शख्स जो लॉ से भी ऊपर था? 25 जून 1975 को काला दिवस क्यों कहा जाता है? हमारे भारत के संविधान का अपहरण करके लोकतंत्र की हत्या क्यों कर दी गई? आज मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगी इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट दीपांशी विजय और आप देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स चैनल। ये वह चैनल है जो आम भाषा में आम लोगों तक यानी आप लोगों तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाता है। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा सकें। आइए शुरू करते हैं। 25 जून 1975 को काला दिवस क्यों कहा जाता है, इसका जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ा और पीछे लेकर जाना चाहती हूँ। 1971 को 5वें लोकसभा के इलेक्शन हुए थे जिसमें श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली यूपी से खड़ी हुई थी। उनके ऑपोजिट राजनारायण खड़े हुए थे। बहुमत से इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार तो बना ली, पर राजनारायण ने इस बात से हार नहीं मानी। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग किया है और वोट खरीद कर अपनी सत्ता बनाई है। इस पिटीशन को जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने सुना और 18 मार्च 1975 को हमारे भारत के लोकतंत्र में, हमारे आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी प्रधानमंत्री को कोर्ट में बुलाया गया। जब वो कोर्ट में एंटर हुई तो उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं किया, उन्हें जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने अपने बराबर प्लेटफॉर्म पे कुर्सी लगाकर बिठाया और उनसे सुनवाई की। उसके बाद जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने 12 जून 1975 को एक फ़ैसला सुनाया। जब वो फैसला लिख रहे थे उनको यह आभास नहीं था कि वो भारत का कौन सा काला इतिहास लिखने जा रहे हैं। उन्होंने अपने फैसले में ये कहा कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी पे आरोप लगे हैं वो सब सत्य हैं। उन्हें 6 साल के लिए इलेक्शन से डिबार्ड कर दिया जाता है और जो उन्होंने इलेक्शन में अपनी सरकारी शक्तियों का मिसयूज़ किया है उस इलेक्शन को स्थगित किया जाता है, यानी कि उन्हें अपना पद त्यागना पड़ेगा। इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी में हलचल मच गई। विपक्ष के नेताओं ने इस फैसले को एक मुद्दा बना लिया और उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी पर एक दबाव डाला कि उन्हें अपना प्रधानमंत्री का पद त्याग देना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। पर कहीं ना कहीं श्रीमती इंदिरा गांधी ये डरी हुई थी, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील लगाती है, अगर वो वहाँ से हार जाती हैं तब उनकी सत्ता हाथ से चली जाएगी, उनकी कुर्सी हाथ से चली जाएगी। इस बीच संजय गांधी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को ये आश्वासन दिया कि हम इस कानून के पचड़े से निकल जाएंगे, कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा। वो सोल्यूशन क्या था, उसकी कल्पना आज़ाद भारत ने अपने जीवन में कभी नहीं करी होगी। 25 जून 1975 यह वह काला दिवस है, यह वह दिनांक है जो भारत के लोकतंत्र पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा थी। उस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी निंदा आज दिन तक होती है और आने वाली पीढ़ी तक की जाएगी। 25 जून 1975 को बिना किसी कैबिनेट मिनिस्टर से विचार विमर्श किए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक ऑर्डिनेंस ड्राफ्ट किया और वो प्रेसिडेंट के पास लेकर गई। तब तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली ने उस ऑर्डिनेंस पे सिग्नेचर किए जिस ड्राफ्ट में आपातकालीन की घोषणा लिखी हुई थी। इस दिन का सूर्यास्त जब हो रहा था तब किसी भारतवासी को यह आभास नहीं था कि इस सूर्यास्त के बाद जो रात होगी उसका अंधेरा कितने महीनों तक उनके जीवन पे मंडराएगा। किसी को यह आभास नहीं था कि इस रात की काली माँ का ग्रहण हमारे भारत के लोकतंत्र पर कितना गहरा असर डालेगा। उस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का डिक्लेरेशन किया। ऑल इंडिया रेडियो पर भारत को संबोधित करते हुए उन्होंने यह कहा, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। इस डिक्लेरेशन के बाद 20 महीने तक हमारा आज़ाद भारत एक जेल खाना बन गया था। हमारा आज़ाद भारत कोमा में चला गया था क्योंकि इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने पावर्स का बहुत मिसयूज़ किया। उन्होंने हमारे भारत के संविधान में ऐसे बदलाव किए जो उनके हित में थे। प्रेसिडेंट की पावर्स चेंज कर दी गई,
प्रेस को रोक दिया गया, कोर्ट रूम्स पे ताले लगा दिए गए, लोगों से बोलने और लिखने का हक छीन लिया गया, आर्टिकल 21 निलंबित कर दिया गया। जिस दिन इमरजेंसी लगी उस दिन रातों रात विपक्ष के जितने भी दिग्गज नेता थे उनको गिरफ्तार करके 20 महीने तक जेल में डाल दिया गया, जैसे कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण, इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, संजय गांधी ने तो कई ऐसे इनसेंसिटिव प्रोग्राम्स चलाए गए जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पॉपुलेशन को रोकने के लिए उन्होंने नसबंदी प्रोग्राम चलाया, स्लम एरिया क्लीन करवाए गए, ऐसे में कई लोग बेघर हो गए। इतना ही नहीं, हमारे देश की पुलिस ने एक खलनायक का रोल प्ले किया। यह कहना गलत नहीं होगा कि अपने ही देश की पुलिस ब्रिटिशर्स के पुलिस के अत्याचारों को मात दे रही थी। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा काला सच था। इसके बाद 1977 में इमरजेंसी ख़त्म कर दी गई। आपातकालीन के दौरान रामधारी सिंह दिनकर, जो कि एक मशहूर कवि थे जिनकी कविताएं आज भी लोगों पे बहुत गहरा प्रभाव डालती है, उन्होंने इमरजेंसी के दौरान एक कविता लिखी। उस कविता की एक पंक्ति है जिसमें यह कहा गया है, यह सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस पंक्ति को जयप्रकाश नारायण ने एक नारा बनाया और विपक्ष के विरोध में इस नारे को इतना बुलंद किया और लाखों लोगों को संबोधित किया। 1977 में फिर से चुनाव हुए। श्रीमती इंदिरा गांधी को इस बार पूरा भरोसा था कि वह ये इलेक्शन ज़रूर जीतेगी, वो भी बहुमत से, पर ऐसा नहीं हुआ। 1977 में जब इमरजेंसी ख़त्म हुई तो जितने भी दिग्गज नेताओं को जेल में डाला गया था उन सबको बाहर निकाला गया। सब अलग अलग दलों ने मिलकर एक पार्टी बनाई, जनता पार्टी, और उन्होंने बहुमत से अपनी सत्ता बनाई। तब प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे। 1977 में जब बहुमत से चुनाव जीते थे, इससे ये तो प्रूफ हो जाता है कि तानाशाही की हार होती है और लोकतंत्र की विजय होती है। हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सही कहा था कि श्रीमती इंदिरा गांधी को हिटलर से कंपेयर करना सही होगा, क्योंकि उन्होंने भी अपनी सत्ता बचाने के चक्कर में, अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में इसी तरह ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाला था। तो दोस्तों, यह था वो काला सच जो आज दिन तक जिसकी निंदा की जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी 3 टाइप्स की इमरजेंसी जो हमारे भारत में लग सकती है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 के अंतर्गत 3 इमरजेंसियाँ लगती हैं। आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी लगती है। इसके अंतर्गत 3 ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पर नेशनल इमरजेंसी लगती है। पहला है वॉर, फिर है एक्सटर्नल एग्रेशन, फिर है आर्म्ड रिबेलियन। प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि इंडिया की सिक्योरिटी या इंडिया के किसी भी पार्ट की सिक्योरिटी खतरे में है तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, पर ये वो अपने मन से नहीं लगा सकते। उन्हें मंत्रिमंडल के साथ विचार विमर्श करना पड़ता है, उनका रिटर्न स्टेटमेंट लेना पड़ता है, तभी प्रेसिडेंट ये नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। पर ऐसा 1975 में नहीं हुआ था। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 356, जिसके अंदर स्टेट इमरजेंसी आती है, जिसे आप प्रेसिडेंट रूल भी कह सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी स्टेट का गवर्नर अगर प्रेसिडेंट को ये कन्वे करता है कि उनका स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा है, यानी उनके स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है, तो प्रेसिडेंट ऐसे वक्त पर स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। फिर आते हैं आर्टिकल 360 पे। इसके अंतर्गत अगर राष्ट्रपति को ये लगता है कि हमारे देश की वित्तीय स्थिरता पर खतरा है तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वह 3 इमरजेंसीज। नेशनल इमरजेंसी के अंदर जो मैंने आपको ग्राउंड्स बताए हैं, 1975 में उन ग्राउंड्स के बेसिस पे इमरजेंसी नहीं लगी थी, जबकि इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से श्रीमती इंदिरा गांधी ने वो इमरजेंसी लगाई थी। अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपनी चमक धमक को बचाने के लिए उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगा दी और आर्टिकल 21 को निलंबित कर दिया। बिना किसी रीज़न से आर्टिकल 21 को निलंबित करना, ये वह अनुच्छेद है जो आप लोगों को, हम लोगों को जीने का अधिकार देता है। पर 1975 में इमरजेंसी के साए में ऐसे ऐसे अत्याचार किए गए जिसकी कल्पना करना भी आज दिन तक रोंगटे खड़े कर देता है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इतना ही था। मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, आप क्या सोचते हैं हमारे भारत के लोकतंत्र के बारे में? आपकी क्या राय है? अगर आज के वक्त में किसी प्रधानमंत्री को कोर्ट में बुलाया जाता है, कटघरे में खड़ा किया जाता है,
तो क्या स्थिति होगी। क्या आज के वक्त में अगर कोई अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ऐसे डिसीजन लेता है जो हमारे आज़ाद भारत को, हमारे स्वतंत्र भारत को एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देता है जहाँ से सिर्फ कालापन दिखाई देता है। आपके ओपिनियन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन पे अपने ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए कानून की जानकारी के साथ। जाने से पहले दोस्तों मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।